हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अप्रैल 2 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। वी विल टेक सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड आज का जो न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा फोकस है वो दो चीज़ों पे है। एक तो है इंडिया श्रीलंका, बेसिकली श्रीलंका क्राइसिस, ओके। देन बिम्स्टेक, एक हम लोग का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा बिम्स्टेक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। बोथ आर कमिंग फ्रॉम फॉरेन इश्यूज एंड वी विल ऑल्सो सी दैट हाउ इंडिया हैज़ हेल्प फाइनेंशियली टू श्रीलंका, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन इन पास्ट फ्यू मंथ्स, तो वो एक साथ हम आज कर लेंगे। एंड देन we will discuss the visit of Sergei Lavrov, who is the Russian foreign minister who has visited India. Now this also comes in a foreign relation of India. Sri Lanka, it comes like foreign issue. BIMSTEC and a regional organization. It is not an international organization, it is regional organization. Along with that, these are some of the issues. The next issue is एक नया बिल आया है. नाउ इट इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, एक्सेट्रा. सो a new legislation has come called as Antarctica bill. ओके, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड थोड़े से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर में नहीं है बट जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा. और उसके साथ साथ हम यहाँ पे अंटार्कटिका बिल में दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे. वन इज़ इंडियाज़ प्रोग्राम इन अंटार्कटिका एंड इंडियाज़ साइंटिफिक प्रोग्राम इन आर्कटिक रीजन. ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और एक आर्कटिक काउंसिल के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़. द फर्स्ट इज़ दैट इंडिया रशिया आर ट्राइंग टू बाईपास सैंक्शन. ये कौन कह रहा है? ये इंडिया ने नहीं बोला, ये सर्गेई लेवरोव ने कहा है. सर्गेई लेवरोव कौन है? ही इज़ द रशियन फॉरेन मिनिस्टर. ही वॉज मीटिंग विद, ही हैज़ कम टू इंडिया एंड ही हैड मेट विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि रशिया एंड इंडिया दे आर लुकिंग वेज टू बाईपास द सैंक्शंस विच हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन एंड देयर पार्टनर्स. नाउ फ्रेंड्स, इस न्यूज़ का जो बैकग्राउंड है वो है रशिया यूक्रेन क्राइसिस. सो लेट मी जस्ट डिस्कस इन ब्रीफ दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस के इकोनॉमिक फॉलोआउट्स क्या थे. एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स में जो हम यूज़ करते हैं फॉर दिस इकोनॉमिक फॉलोआउट थ्रू आउट द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पे कुछ हो रहा है, अगर उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में दिखा जाए, अगर उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में होता है, सो वी कॉल इट, वी हैव अ स्पेशल नेम फॉर दैट. वेरी इंटरेस्टिंग नेम इज़ दैट इज़ टेपर टेंट्रम. ये टेपर टेंट्रम हम कहते हैं उसे. ये टर्म तब आया था जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था. ओके, कभी कभी हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पिल ओवर, तो आप न्यूज़ में ये सब टर्म्स देखेंगे, स्पिल ओवर, टेपर टेंट्रम, कॉन्टैजियन. तो इसका सब मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ हो रहा है और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है. तो जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है 2022 का, विच स्टार्टेड ऑन February 24 व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन. तो यहाँ पे ये देखा गया कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए. नाउ रशिया इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट, ओके, exporter to European Union, okay, for oil imports, oil export and natural gas export. Around 40% of the energy requirement, for the energy requirement, natural gas requirement, European Union countries are dependent on Russia. Then there is one gas pipeline which was in news, which is called as Nord Stream 2. Now this Nord Stream 2 from Russia to Germany passing through Baltic Sea is one of the, it was going to be operational. Okay, we already have Nord Stream 1. So Nord Stream 1 and Nord Stream 2, they bypass Ukraine and they directly connect Russian gas fields and oil fields with Russian gas fields with to the consumer markets in European Union. अब यहाँ पे क्या हुआ कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने लगे. पहले तो यूएसए ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बैन कर दिया. यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि हम इस साल we will reduce our import from Russia, energy import, by 2/3, and by 2030 we are going to eliminate our import from Russia, that we are going to end our dependency on Russia. After that what happened, that daily Russia का 7 lakh barrel oil, ठीक है, okay, it became stranded. So now this oil, India is now seeing this oil and India is purchasing this oil. ओके, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट दिस ऑयल विच आर चीपर, ओके, सो
India is going to receive this supply for 3 to 4 days. Now, Mr. Sergei Lavrov visit, it has been preceded by some high-ranking visits from different countries. So there was National Security of Advisor from USA who had visited India just before Sergei Lavrov has visited, and he had warned India of consequences if it deals with Russia. Okay, then Wang Yi, who is the Chinese foreign minister, he also visited India. He visited in the backdrop of 15th commander level talk, which was discussing this engagement in hot spring area. Okay, so these were some of the significant visits after which Sergei Lavrov has visited. Now the next is Mr. Lavrov, यहाँ पे एक important point है that these countries US, EU and UK, they have cautioned India against trying to circumvent the financial sanctions put in place. For example, Russian institutions, they have been put out of SWIFT, so they don't have dollars. उनके जो accounts थे जिसमें dollars थे, जो foreign accounts थे, उनको freeze कर दिया गया है. So Russian financial institutions, they didn't have dollars. So what happened to the Russian for domestic currency ruble? It depreciated to a very great extent. But now certain steps have been taken by the government and the central bank in Russia to increase the value of ruble. Okay, so here there is one possibility of rupee ruble payment mechanism. Okay, fine. Now CGI flags falling credibility of CBI. What is CBI? Central Bureau of Investigation Agency. It is the apex investigating agency of India, and over here Justice N.V. Ramanna, now he has said that a time has come that there should be a umbrella body under which all these investigating agencies like CBI, Enforcement Directorate, Serious Fraud Investigation Office, they should be placed under this one roof. Why? Because the credibility of these institutions are falling, and there is the need of umbrella probe body to avoid multiple proceedings. Now friends, coming to this news, Pariksha Pe Charcha interaction. Okay, so over here there has been focus on National Education Policy 2020, National Education Policy. Now National Education Policy 2020. Earlier, the first National Education Policy of independent India, it came in 1968. Okay, it was based on the recommendation of D.S. Kothari Commission. D.S. Kothari Commission. Then after National Education Policy 1968, the next National Education Policy came in 1986 during Rajiv Gandhi government. Now this National Education Policy 2020, it is a third education policy of independent India. Okay, now our national education policy, it changes the structure of education from 10 plus 2 plus 3 to 5 plus 3 plus 3 plus 4, and second is that it changes the name of HRD ministry to education ministry. जो पहले HRD ministry था, Human Resource Development Ministry, it has been changed to education ministry. नाउ पहले जब देश आज़ाद हुआ था तब उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते थे. जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ही वाज आवर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर. उसके बाद जब 1986 का पॉलिसी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसने ये नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्ट्री टू HRD. नाउ व्हेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 केम, अगेन इट चेंज द नॉमेनक्लेचर फ्रॉम HRD मिनिस्ट्री टू Education Ministry. Now who is our education minister? Dr. Dharmesh Pradhan. Sorry, Dr. Dharmendra Pradhan. Okay.
Now some of the highlights of National Education Policy 2022-2020. First, it changes the structure from 10 plus 2 plus 3 to 5 plus 3 plus 3 plus 4. Second, it creates a higher education commission which will have different four verticals regarding granting accreditation, funds, then giving recognition, then regulation. Okay, we have four different bodies. Then the focus is on mother tongue. Okay, up to 5th class the instruction should be in mother tongue. Okay, the next is that earlier the pre-primary education, मतलब classes before class 1 जैसे kindergarten होता है ना, it was not the part of formal education under 10 plus 2 plus 3 structure, but the new structure under National Education Policy 2020 it also includes pre-primary education. For example, बाल वाटिकास जो होते हैं, okay, now they are part of formal education. Now under this National Education Policy only we have done that midday meal scheme. Midday meal scheme, it has been renamed as PM प्रधानमंत्री पोषण स्कीम. प्रधानमंत्री पोषण स्कीम. पहले मिड डे मील स्कीम क्लास 1 से 8 होता था. नाउ दिस PM पोषण स्कीम विल ऑल्सो इंक्लूड क्लास 1 to 8 as well as the this pre-primary classes. The next is center introduces Antarctica bill. Now Antarctica, if we see our earth, okay, North Pole and South Pole. ठीक है ना. पहली बात तो ये जो टॉपिक है ये जोग्राफी इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो है ही, साथ साथ में इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद बिल्स. ओके, बिल्स से रिलेटेड आ सकता है. तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको जोग्राफी इन्वायरमेंट बिल को लेते हुए आएगा. So the geographical part is that we have North Pole and South Pole. In North we have Arctic, which is ocean, and then in South Pole we have Antarctica, which is continent. Okay, now Antarctica is inhabited continent. यहाँ पे कोई रहता नहीं है. Okay, so now there was Antarctic convention, which India is signatory to. So if you will just see that India has signatory to Antarctica Treaty since 1983. Now this Antarctica Treaty since 1983 it defines Antarctic region which is beyond 60 degrees south latitude. This is very important. Antarctica region कहाँ से start होता है? So Antarctica region starts beyond 60 degrees south latitude. Okay, so acha, the second thing is that this Antarctica Treaty it bans military things or military testing in Antarctica region. Then second is, where is this Antarctica Treaty Secretariat? So it is in Buenos Aires. Now there are certain related conventions related to Antarctica Treaty. These are Convention on Conservation of Antarctic Marine Living Resources and Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources, both of which India is member of. Now the government has introduced the bill called as Antarctica Bill in Lok Sabha. Okay, now this bill it regulates the visit and activities to Antarctica. Okay, now this bill prescribes penal provisions for certain serious violations. Now if you will see that this bill is expedition to it prohibits expedition to Antarctica or to carry out certain activities in Antarctica without a permit or written authorization from the government. Then it provides for inspection in India by any officer designated by central government. Okay, and it provides that government can make an inspection team to carry out inspection in Antarctica. Now coming to some factual information that in Antarctica India has currently functional stations are 2, और अगर हम ऐसे अगर नंबर देखेंगे तो 3 है. तो एंटार्क्टिका में इंडिया के 3 स्टेशंस हैं और तीनों के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. दक्षिण गंगा, देन मैत्री एंड भारती. उसमें से सबसे पुराना है दक्षिण गंगा. ओके, अब दक्षिण गंगा it does not act as a research station, it acts as a transit base. It acts as a transit base. Now recently in November the Ministry of Earth Science has sent 41st expedition to Antarctica.
Now, similarly, we have research station in Arctic region. The research station in Arctic region is called as Himadri. Himadri. It is in Ny-Ålesund in Svalbard in Norway. Svalbard in Norway. Okay. Himadri research station since 2008. Now, there is one Arctic Council. Okay. Arctic Council, it consists of members of all those countries which surround Arctic region. So here the focus is on protecting the indigenous population of Arctic region and problem faced by the government of Arctic region. So members of Arctic Council are Iceland, Finland, Norway, then Sweden, then we have Denmark, then US, Canada and Russia. India is the observer member at Arctic Council. The next is इंडिया नेपाल रिलेशन. यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. पहले तो पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है इट इज़ वॉज इनिशिएटेड अंडर महाकाली ट्रीटी ऑफ 1996. तो जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इट इज़ गोइंग टू कम अप ऑन विच रिवर. सो इट इज़ गोइंग टू कम अप ऑन महाकाली रिवर under which treaty? Mahakali Treaty of 1996. So India and Nepal now they are going to take this project little further for development of multi-purpose project which is going to benefit India and Nepal both. For example, if we just see Bihar which shares boundary with Nepal and then Tarai region of Uttar Pradesh. Okay, so over here this region they are laggard, they are lagging in development. Okay, the main reason for lagging in development is that electricity का यहाँ पे अभाव है. So if we develop hydropower along the rivers which are originating in Nepal and coming to India, so electricity can be generated which will help Nepal and these bordering states of Nepal. Next is certain appointments in army. So if you will just see that Lieutenant General S.S. Mahal, he has assumed as command of the Army's training command in Shimla. Then if you will just see Vice Chief Lieutenant General Manoj Pandey, he is a senior most officer after Army Chief General M.M. Narwane and he is in the line for the top post as per seniority principle. Now next is after the demise of late Bipin Rawat, the government has not announced a next Chief of Defence Staff. The next is Vice Admiral Sanjay Mahindru. He will assume charge as the Deputy Chief of the Naval Staff from Vice Admiral Ravneet Singh. Then in Pune, Vice Admiral Ajay Kochar has assumed appointment of Commandant National Defence Academy from Air Marshal Sanjeev Kapoor. Then Lieutenant General M.K. Katiyar, he is set to take over as the Director General of Military Operations. Then Lieutenant General B.S. Raju will take over as an Army Commander. The next is COVID-19 वैक्सीन नॉट रिसीव्ड फ्रॉम G7 NATO members. तो यहाँ पे जैसे देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि India has not received any COVID-19 vaccine from G7 nations and North Atlantic Treaty Organization member countries and India had enough vaccines for its population. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो let's have a recap of G7. So G7 it is the grouping of 7 industrialized nations of the world. The members are USA, Canada, then UK, France, Italy, Germany, okay, and then Japan. इनका 2021 में जो सबमिट हुआ था इट वाज इन कॉर्नवाल इन यूनाइटेड किंगडम. द थीम वाज बिल्ड बैक बेटर. देन कमिंग टू नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे नाटो इट इज़ अ मिलिट्री अलायंस ऑफ 30 कंट्रीज. ठीक है ना. अगर हम नॉर्थ अमेरिका का देखेंगे तो यहाँ से US, कनाडा है. अगर यूरेशिया से देखेंगे तो वी हैव टर्की एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर यूरोपियन.
It was founded in 1949 and the headquarters is in Brussels in Belgium. The next is ड्रग ट्रैफिकिंग वाया फ्राइट कंटेनर्स अ मेजर चैलेंज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि फिर से एक बार ड्रग सीज किया गया है, पर कहाँ पे? इंडिया में नहीं, कोलंबो पोर्ट श्रीलंका में। ठीक है, कितना हम देखेंगे तो द शिप विच हैज़ रीच द कोलंबो पोर्ट फ्रॉम पनामा वाया बेल्जियम एंड दुबई। तो अगर आप रूट देखोगे तो ये पनामा से बेल्जियम, बेल्जियम से दुबई कहाँ जाने वाला था? अल्टीमेटली कोलंबो से इंडिया में आने वाला था। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे कि इसकी वो कितनी थी अमाउंट, तो इट वाज 300 kg ऑफ कोकेन लास्ट ईयर। ऐसे अगर हम देखेंगे तो 300 kg ऑफ कोकेन जो पकड़ा गया था बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस फ्रॉम ट्यूटिकोरिन पोर्ट इन तमिलनाडु। उसके बाद जो लार्जेस्ट एवर कंसाइनमेंट जो पकड़ा गया था दैट इज़ ऑफ 3000 kg बाई DRI। It was from 2 containers at Mundra port in Gujarat and they were going to Vijayawada. Then there was NIA probe. NIA filed a charge sheet against 16 people. There were 11 Afghan nationals, 4 Indians and 1 Iranian facilitator. अब ये जो कंसाइनमेंट आया था ये ईरान से ही आया था। तो यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन होता है जो हमको पता होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज गोल्डन क्रेसेंट। Now golden crescent, it is an area, okay, which is one of the largest illicit opium producing area and it lies at the crossroad of 3 countries. Those are Iran, Pakistan and Afghanistan. The next is record nesting of olive ridley turtles. So olive ridley turtles जो हैं ये इनका जो विंटरिंग, इनका जो लेइंग ग्राउंड है जहाँ पे ये एग्स ले करते हैं वो उड़ीसा में गहीर माथा बीच करके है, गहीर माथा बीच। ओके, गहीर माथा बीच, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नेस्लिंग करते हैं एंड दे गिव देयर एग्स। ओके, दे ट्रैवल फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, देन दे कम टू बीच in very large number and then they give eggs and then again they go away in the sea. So this time a record of 4.92 lakh olive turtles have crawled to the Rushikulia coast. ये नाम थोड़ा सा important है, Rushikulia coast in Orissa. Okay, and scientists have tagged more than 6,000 turtles to gather more information about their breeding behavior and migration. अब इनका जो ये ब्रीडिंग सीजन होता है ना, इसका एक स्पेशल नाम है, that is called as Aribada. So the day 6 of Aribada on the Rishikulia coast, there has been witnessed 4.92 lakh nest and still the number is increasing. Now what is Aribada? So see, Aribada is a Spanish word meaning arrival by sea and it refers to the mass nesting behavior exhibited by Camp's Ridley and Olive Ridley sea turtles. अब Olive Ridley sea turtles के बारे में थोड़ा सा information, that the tagging which has revealed that olive ridley travels can travel up to Sri Lanka and also they are present in entire Bay of Bengal, coast of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Okay, so environment point of view से ये बहुत important है olive ridley turtles। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया का कौन सा वो बीच है या किस स्टेट में वो बीच है जहाँ पे ये अरीबादा चलता है, और अरीबादा का ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। नाउ वन लाइनर्स है यहाँ पे, दैट सोलोमन आइलैंड्स वोंट होस्ट चाइना मिलिट्री बेस। सोलोमन आइलैंड, ओके, so if you will just see, it is near Australia. So Solomon Island Prime Minister Manesh Sogawale, he has said that his government would not allow a Chinese military base to be built in his country. Now China was going to set up its military base in this Pacific, okay, it has done this with Papua New Guinea or Fiji, but now Solomon Island has refused this. Now China slams Russia sanctions in summit with with EU। तो यहाँ पे जो है चाइना ने जो रशिया के अगेंस्ट यूनिलैटरल सैंक्शंस लगे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट स्लैम किया है। ये यूएन का सैंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल लास्ट डे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यही कहा था कि इंडिया जो है वो यूएन सैंक्शंस को फॉलो करता है, बट इट डज नॉट फॉलो अ यूनिलैटरल सैंक्शंस। ओके, here some of the important thing is Ursula von der Leyen. So Ursula von der Leyen, she is the chief of European Union Council. Okay,
sorry, European Union Commission. She is the chief of European Union Commission. Now who is the president of European Council? So it is Charles Michel. The next is GST collections hit new high in March. So we already know that GST collection is surpassing always a new record. GST, goods and services tax, it is an indirect tax. It has several components. First is central GST, then state GST, and then integrated GST. Okay, now for the month of March, it has the target is 1,42,095 और इसने जो जनवरी में जो एक नया रिकॉर्ड बनाया था 1,40,986 इसको भी इसने सरपास किया है. सो इफ यू विल जस्ट टॉक अबाउट द मार्च GST रेवेन्यूज, सो दे आर 15% हायर देन द मार्च 2021 देन द ईयर अर्लियर एंड 46% हायर देन इन मार्च 2020. तो अगर मार्च 2021 से कंपेयर करें तो 15% बढ़ा है और मार्च 2020 से कंपेयर करें तो 46% बढ़ा है. नाउ अगर हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो इट इज़ 25% हायर. ओके, एंड इफ यू जस्ट सी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन देन इट इज़ 11% हायर. इट मीन्स इट इज़ पॉइंटिंग आउट टू इकोनॉमिक रिवाइवल. नाउ फ्रेंड्स, आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है दैट इज़ बिम्स्टेक आफ्टर द कोलंबो समिट. ओके, सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ताकि वो आपके दिमाग में रहे. सो बिम्स्टेक का सबसे पहले इट वाज फाउंडेड इन 1997. इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका में है. ठीक है, उसके बाद करंट चेयर श्रीलंका था. समिट के बाद द न्यू चेयर हैज़ गॉन टू थाईलैंड. ओके, नाउ थाईलैंड हैज़ बिकम द न्यू चेयर कंट्री टू ऑफ बिम्स्टेक. देन बिम्स्टेक के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. यू कैन रीड इट ओवर हियर दैट द मेंबर्स आर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार एंड थाईलैंड. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि बिम्स्टेक का जो इम्पोर्टेंट आउटकम रहा इस बार, सो इट वाज फर्स्ट वाज बिम्स्टेक चार्टर. ओके, द फर्स्ट वाज बिम्स्टेक चार्टर एंड देन देयर वाज अ चार्टर ऑन कनेक्टिविटी. So these were some of the outcomes of BIMSTEC. Okay, so there was BIMSTEC charter and master plan for transport connectivity. Okay, now if you will just see BIMSTEC and compare it with SAARC, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि SAARC में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, दिस आर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देन इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश. तो सार्क इज ऑलवेज हॉस्टेज टू इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज. सो 2014 के बाद से आफ्टर 2014 नो समिट ऑफ सार्क हैज़ बीन हेल्ड. सो नाउ इंडिया हैज़ फोकस्ड ऑन बिम्स्टेक. ओके, नाउ बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल रीजन. So the focus is on Bay of Bengal region. Now some of the important dimensions of BIMSTEC is that if you will just see BIMSTEC, so BIMSTEC के जितने भी countries हैं they represent 5th of the world's population but contribute only 4% of the global GDP. ओके, तो यहाँ पे एक स्कोप बनता है कि कनेक्टिविटी को फोकस करके हम ट्रेड को फिलिप दे सकते हैं. इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिम्स्टेक में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी की है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हमें थोड़ा सा अब पुश करना चाहिए. वी शुड हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच इज़ लैंग्वेजिंग सिंस 2004. ओके, सो ट्रेड पिलर डेफिनेटली इट नीड्स सपोर्ट इन बिम्स्टेक. Then along with trade there should be focus on economic and investment cooperation among these countries. Now the next is that अगर हम यहाँ पे देखें कोलंबो पे अगर हम फोकस करें तो कोलंबो में पहले तो हमने चार्टर की बात कर ली, ठीक है, एंड देन मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी. द सेकेंड एलिमेंट इज द दैट बिम्स्टेक के 14 पॉइंट्स ऑफ कोऑपरेशन है, अब उनको घटा के 7 कर दिया गया है. ओके, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट,
environment and climate change, security including energy security, agriculture and food security, people to people contact, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज़ कनेक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो 14 फोकस एरिया थे अब वो 7 फोकस एरिया हो चुके हैं। उसके बाद एक मास्टर प्लान है फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फॉर 10 ईयर्स एप्लीकेबल फॉर 2018 टू 2028। Now this transport master plan, it was backed by Asian Development Bank. Now Asian Development Bank, it is a bank related to ASEAN and it is headquartered in Manila in Philippines. Now यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल शेर बहादुर सिंह देवुआ ने। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 10 साल से भी कम है टू अचीव और टू फास्ट ट्रैक द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवमेंट बाय 2030. So now this is the next area where BIMSTEC countries can work together. Now friends, discussing this श्रीलंका's rage. तो श्रीलंका ने अभी अपने कंट्री में emergency declare किया है। लास्ट डे के न्यूज़पेपर में we had discussed protesters in protesting in front of President Gotabaya Rajapaksa house. Now if you will just see श्रीलंका's rage, एक इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर हम बात करें वहाँ पे, ठीक है, सो इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस व्हेन कंट्रीज दे डू नॉट हैव इनफ डॉलर टू पे फॉर देयर इंपोर्ट्स। नाउ बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देयर इज फ्यूल शॉर्टेज, ओके, एंड एनर्जी क्राइसिस। देन आफ्टर दैट श्रीलंका में अगर हम देखेंगे तो ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट। तो इस ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट ने टूरिज्म श्रीलंका के टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा असर डाला था। द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग श्रीलंका दे ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। नाउ अलॉन्ग विद एक्सपोर्ट्स ऑफ टी, टूरिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ एक तो टूरिज्म ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद कोविड-19 हुआ, तो उससे क्या हुआ कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है श्रीलंका का एक डिक्रीज्ड अ लॉट, ओके। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। नाउ इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को डील करने के लिए श्रीलंका ने एक हैफहज़ार्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया। दैट इज़ कि अगर हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट देखें श्रीलंका का तो वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट होता है। सो व्हाट श्रीलंका गवर्नमेंट थॉट ऑफ वाज रिप्लेसिंग फर्टिलाइज़र और केमिकल बेस्ड फार्मिंग विद ऑर्गेनिक फार्मिंग एब्रप्टली, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि जो फूड प्रोडक्शन है वो नीचे चले गया एंड देयर वाज फूड क्राइसिस, देयर वाज फूड क्राइसिस। नाउ इफ यू विल जस्ट सी द रोल ऑफ इंडिया, दैट हाउ इंडिया इज हेल्पिंग श्रीलंका। सो फर्स्ट इज दैट इंडिया हैज़ अनाउंस्ड क्रेडिट वर्थ ऑफ $1 बिलियन, क्रेडिट वर्थ ऑफ $1 बिलियन। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ डिसाइडेड टू रिलीज 6,000 metric ton of oil to Sri Lanka. Then RBI had announced in the past $400 million currency swap with Sri Lanka. उसके बाद जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, इट हैड अनाउंस्ड $500 million line of credit for financing पेट्रोलियम परचेज बाय श्रीलंका, ओके। उसके बाद कुछ रिलेटेड न्यूज़ हैं दैट अडानी ग्रुप, ओके, इट हैज़ गॉट 51% स्टेक इन डेवलपिंग वेस्ट कोस्ट टर्मिनल इन श्रीलंका, इन कोलंबो पोर्ट एक्चुअली। तो इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले इंडिया एंड जापान टुगेदर दे वर गोइंग टू डेवलप ईस्ट कोस्ट टर्मिनल, बट ड्यू टू पब्लिक प्रोटेस्ट इन श्रीलंका, China unilaterally cancelled this deal. Then what happened that China offered the development of West Coast Terminal. So Japan back out, India remained. From India, Adani Group, it won 51% stake in development of West Coast Terminal. Okay, जो 49% स्टेक है वो है श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी का। द 49% स्टेक इट बिलोंग्स टू श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी।
नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कोटा और डेटा की अगर बात करें तो हमने ये कल जब न्यूज़ किया था वर्नियार कोटा, ठीक है, तमिलनाडु में एक स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट जो पास हुआ था 2021 गिविंग 10% रिजर्वेशन टू वर्नियार इन एमबीसी कोटा, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कोटा। हाँ, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, मीन्स अल्ट्रा वायर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना, बिकॉज इट इज़ नॉट बैक्ड बाई एनी स्टडी which shows that वर्नियार they need exactly 10.5% of the reservation। सेकेंड प्रॉब्लम ये था कि अगर 10.5% रिजर्वेशन अगर एक ही कास्ट ग्रुप को मिल जाएगा, सो देर आर अराउंड 115 कास्ट ग्रुप इन एमबीसी, दे विल बी ओनली लेफ्ट विद 9.5% ऑफ द कोटा, तो इनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी डिड वॉज नाइन्थ स्केड्यूल। तो तमिलनाडु में द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज 69%, ओके, एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर नाइन्थ स्केड्यूल। Okay, now if you will just see the maximum limit of reservation, so in Indra Sawhney case, Supreme Court has put it to 50%. The next important point of the judgment was that Supreme Court recognized the legislative competence of the state government to readjust the quota, to readjust the OBC quota. So friends, that's all for today. We will meet next week with daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.